नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की तरंगों पर आप इसे सुन पा रहे हैं। दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय अपना 7वां दीक्षांत समारोह मना रहा है। तो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं चित्रा फुलोरिया जी, जो कि इस बार योग विषय से जिन्होंने टॉप किया है, उनको गोल्ड मेडल मिलने वाला है। 81.5% आपकी योग में बनी है। 2022 में अभी इसी साल आप पास आउट हुई हैं। चित्रा जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस गोल्ड मेडल की, और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार सुनीता जी, इतना सम्मान के लिए मुझे बहुत खुशी है। जिस विश्वविद्यालय से मैंने दूरस्थ शिक्षा प्रणाली से मैंने शिक्षा ली और आज यहाँ आकर बहुत मन प्रसन्न हो गया और बहुत आनंद आ रहा है। आपसे बात करते तो और भी क्या बात है। हमको भी अच्छा लगता है जब दूरस्थ शिक्षा के कुछ अच्छे होनहार स्टूडेंट हमें जब मिलते हैं, क्योंकि एक जो डिस्टेंस बनी है, एक दूरी तो है ही ना, भौतिक दूरी है। तो ऐसे ही मौके होते हैं कन्वोकेशन के, जब मुलाकातें होती हैं। तो मैं अपने दोस्तों से आपका तारुफ अगर कराना चाहूँ तो चित्रा फुलोरिया जी की एक किताब है जो कि नेशनल बुक ट्रस्ट से प्रकाशित हुई है, उत्तराखंड के बारे में। बहुत सुंदर कवर पेज है इसका। छोलिया है नृत्य करते हुए मशकबीन के साथ में, और पीछे हिमालय है हमारा पंचाचूली। तो एनबीटी से प्रकाशित है, एक बहुत ही जाना माना प्रकाशन है। और उत्तराखंड का पूरा जीके जो है वो इसमें थ्योरेटिकल और पूरे आंकड़ों के साथ इसमें मौजूद है। हर चीज़ इसमें मिलेगी आपको उत्तराखंड की। तो ये एक किताब इनकी प्रकाशित हुई है। इसके अलावा सैकड़ों दर्जनों कविताएं आपकी जगह जगह छपती आई हैं। आप कवित्री भी हैं, आपने पत्रकारिता से एमए भी किया है, आप तमाम सारी पत्र पत्रिकाओं में लगातार लिखती रही हैं। तो आप पत्रकार भी हैं, फ्रीलांस पत्रकार, और बहुत सारे परिचय हैं। अभी बहुत कम मुलाकात में हम इतना ही आपको जान पाए हैं। तो चित्रा जी, कैसा लग रहा है? पहले तो आपको गोल्ड मेडल मिला है। वैसे आपने बताया जिस तरह से कि आप हर जगह फर्स्ट ही आती रही हैं, टॉप आपने किया है। तो ये लगन जो है, इतना मेहनत करनी पड़ती है, या एक अपना एक अनुशासन बना लिया आपने पहले से कि इतना पढ़ना है तो टॉप आप आ जाएंगी? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे यहाँ पर बात करने का अवसर देने के लिए, क्योंकि मैं मानती हूँ रेडियो से हम बचपन से जुड़े हैं और ये तार ऐसे हैं, बेतार के तार, ये दिलों से जुड़े होते हैं रेडियो के तार। और मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। बचपन से जब रेडियो सेट बजता था, लगता था अंदर से कोई बोल रहा है। आज मैंने भी कई प्रोग्राम रेडियो में दिए हैं, दूरदर्शन में दिए हैं। तो मुझे जो क्रिएटिविटी का या पढ़ने का बहुत शौक बचपन से ही रहा है, बहुत बचपन से रहा है। और मुझे लगता है मैं कर लूं, बस रिजल्ट की मैं कभी परिणाम की परवाह कभी नहीं की मैंने। जी। कि मैं अच्छा करने का मैंने सोचा हमेशा, बस करने की आपने सोची है तो हाँ, उसका परिणाम अच्छा ही होता है। हाँ, जब जुनून होता है जब मैं, अंदर। मुझे ये लगता है मैं अपना 100% करूं। जी। अगर मैं असफल हूं तो इसका मतलब है मेरी असफलता में कहीं ना कहीं मेरी कमी रह गई है। तो कोशिश ये रही, मैं 10 काम करते हुए करती हूँ। ऐसे बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। जी। तो ये बचपन से ही था, या पिताजी या परिवार में ऐसा माहौल था? पिताजी तो मेरे आईवी में रहे, वो दूर रहे। अच्छा। माँ के गुण भी आए हैं, पिताजी के भी आए हैं, डेडिकेशन दोनों से आए हैं। क्योंकि अच्छा। पिताजी में जो काम ठान लेते, मेरे पिताजी डीडी जोशी और मेरे दादाजी अंबादत जोशी जी, जो हमारे उसमें ज्योतिर्विद बहुत रहे हैं, रानीखेत में, पागशा गांव में। तो उनसे बचपन से ही कुछ करने की, उनको एक सामाजिक लोगों के लिए, समाज के लिए कुछ करने का बहुत था उनके अंदर। तो उनसे वो चीजें मेरे अंदर आई, करने का बहुत सुकून मिलता है। खुद भी करना और दूसरों से भी करवाना, दूसरों के लिए करना, बहुत खुशी मिलती। पर मुझे ये नहीं पता था मैं क्या करूंगी आगे, बस मैं करती गई। तो 10वीं मैंने रानीखेत अपने पहाड़ से की है। अच्छा। हाँ बिल्कुल, पागसा गांव से, श्रीखेत मेरा गांव। अपने गांव की पहली लड़की हूँ मैं जिसने 10th किया। अच्छा। हाँ, ये भी मेरा रिकॉर्ड है। तो ईश्वर की ऐसी कृपा है, गुरुओं की मेरे पर कृपा है। ये है 80 की। अच्छा। हाँ, 80 की बात है। 81 में मैं पास आउट हुई हूँ। अच्छा। हाँ, तो मैं उसके बाद फिर आपने दिल्ली का रुख कर लिया? फिर उसके बाद मेरा स्कूल छूट गया, जैसे गांव में होता है कि पढ़ाई छूट जाती है। पापा बॉर्डर में थे, तो घर में दादा दादी थे। हम खेती बाड़ी भी करी, तो खेती बाड़ी का काम भी सब आता मुझे, तो वो करा। फिर पापा का जब दिल्ली आया तो उन्होंने कहा अब दिल्ली आओ सारे, अब नहीं कराना। फिर मैं पढ़ाई दिल्ली में शुरू की दोबारा से। फिर मैंने 12th किया, उसमें मैंने फर्स्ट डिवीजन लिया। दिल्ली में आके थोड़ा डिफिकल्टी हुई। पहाड़ की पढ़ाई और दिल्ली की पढ़ाई में बहुत अंतर है। कठिनता तो आई मुझे, पर मैंने पढ़ा, मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा। फिर उसके बाद मेरी अच्छी परसेंटेज आ गई, रेगुलर कॉलेज में मेरा हो गया, जानकी देवी विश्वविद्यालय से। पर मेरी जो नींव बनी सारी वहीं से बनी। मेरे जो शिक्षक हैं, मेरे गुरुजन हैं, वो इतने अच्छे मिले। उन्होंने मेरे अंदर तरासा कि तुम्हारे अंदर क्या क्या है, आप क्या क्या कर सकती हो। मुझे नहीं पता था मैं लिख सकती हूँ, मुझे मेरे अंदर लेखन क्षमता, मुझे कुछ कुछ लिखती रहती थी कविताएं बचपन से। और किसी के कुछ बोलना, किसी को अच्छा लगे उसकी तारीफ में कुछ बोल दिया करती थी। पर ये नहीं पता था
कि भी मैं कुछ कर भी सकती हूँ। क्या तो बात उन्होंने है। मुझे तराशा। एक दिन ऐसी मेरी एक मैम है कुमकुम जोशी, उन्होंने मुझे कहा कि आप प्रेमचंद कहानी प्रतियोगिता हो रही है, आप कुछ लिख के लाइए। मैंने कहा मैम कहानी प्रतियोगिता में मैं क्या लिखूंगी, मैं कोई क्या कहानी लिखी। हाँ हाँ कह रहे कहा, मैंने कहा कहानी कैसे लिखते हैं, मुझे कहानी का कोई भी नहीं पता। मैं भूल गई मैम, मैंने कहा मैम नहीं मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगी। अगले दिन आई तो कहे आपने कुछ लिखा नहीं। मैंने कहा मैम मैं तो अरे नहीं लिख के लाऊंगी, कल ला रही हो। बस अब मैम की आज्ञा थी, माननी थी। मैंने रात को रफ ड्राफ्ट बनाया, जो जो मुझे आया करती गई। और ऐसे मैंने कहा मैम एक बार देखना कैसा है, इसको मैं फिर सुधार करूँ। मैम ने कहा लास्ट डेट है आज, जो भी है ऐसे दे दो, बिना टाइप किए ऐसे दे दिया। तो वो मेरी पुरस्कृत हुए, तृतीय पुरस्कार मिला मुझे। अच्छा। तो मैम ने कहा अगर तुमने टाइप किए के उसको ढंग से दिया होता पहले पहले बाद में वो कादमनी में छपी। अच्छा। हिंदुस्तान की जो अरे हाँ बिल्कुल, बहुत ही हाँ कादमनी में प्रकाशित हुई फिर वो 1990 में। ओके। तो ऐसा रहा। तो फिर यहाँ से मुझे तब लगा से कितनी कहानियां अभी तक लिखी हैं आपने? कहानियां फिर एक और लिखी प्रतिमा। अच्छा। फिर वो भी महिला जीवन, पहाड़ की जीवन था उसमें। ओके। पूरे पहाड़ के जीवन के संघर्ष पे जो देखा था बचपन में, देखा था आपने, खुद काम भी किया था हाँ कह रही हैं हाँ आप? उस पे था। तो वो भी एक कविताएं कितनी अभी तक लिख चुकी हैं? कविताएं भी छुटपुट लिखी हैं, मतलब लिखी तो गिनी नहीं मैंने। जब जो भाव आया लिख के रख दी। कुछ कर मतलब मैंने अपना मन हल्का करने का एक साधन होता है। पहली बार एमए आपने किस विषय में किया? मैंने फिर यहाँ से एमए किया लिटरेचर में। अच्छा, हिंदी लिटरेचर में? हाँ हिंदी ऑनर्स किया मैंने जानकी देवी महाविद्यालय से। तो उसके बाद मैंने फिर भारतीय विद्या भवन है दिल्ली में, मैंने पत्र अनुवाद में, अच्छा इंग्लिश से हिंदी अनुवाद, अंग्रेजी से अनुवाद, उसका डिप्लोमा कर लिया शाम के टाइम। मतलब मैं व्यस्त रहती थी, दिन में कॉलेज जाना जैसे हुआ। फिर उसके बाद मैंने अनुवाद का कोर्स शुरू कर दिया। फिर मैंने पता लगा फिर एक दिल्ली प्रेस है पत्र प्रकाशन, जहाँ से गिरीश शोभा और मुक्ता वगैरह, उम्मीद सेरा वगैरह निकलती हैं। तो मैंने वहाँ वैकेंसी निकली, मैंने ज्वाइन करना चाहा। पेरेंट्स ने कहा कहाँ नौकरी करोगी? मैंने कहा नहीं कोई नहीं, मैं ऐसे ही अपने शौक के लिए जाती हूँ, टेस्ट दे आती हूँ। टेस्ट में निकल गई तो उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, अच्छा ही काम कर रही हो। अच्छा, तो फिर मैंने काम किया, वहाँ जॉब ज्वाइन कर ली। उसके बाद मैंने कहा पढ़ाई भी तो करनी है आगे। वहाँ आपका क्या क्या काम होता था? वहाँ मेरा एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग वगैरह वगैरह सब स्टार्टिंग जॉब थी पहले की। तो भाषा को जो ज्ञान और बारीकियां वो प्रेस में वहीं सीखी जाती है, वो ऐसा संस्थान है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि पता किया कि एमए मैं कहाँ से कर सकती हूँ। पढ़ने का कीड़ा मेरे अंदर बचपन में है बहुत, मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। मुझे लगता है पढ़ती जाऊँ, मुझे लगता है पढ़ने से ना मुझे विद्यार्थी बने रहना अच्छा लगता है। मुझे लगता है मैं यंग फील करती हूँ, मुझे खुशी मिलती है। किताबें मुझे इतनी आनंद देती है, मुझे लगता है पढ़ते रहना चाहिए। तो उसके बाद मैंने पता किया जाकिर हुसैन कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय का, वहाँ जो काम करते हैं उनके लिए इवनिंग में क्लासेस होती थी। तो मैंने वहाँ एडमिशन ले लिया। तो वहाँ गेस्ट लेक्चरर आते थे। जैसे तो आपने किस में किया वहाँ पर? हिंदी में ही किया एमए। अच्छा, हिंदी में हिंदी में एमए मैंने ले लिया। और हिंदी के सब्जेक्ट होते 16 करीब 16 पेपर होते थे हमारे 2 सालों में। हाँ बहुत लंबा होता। अब तो सेमेस्टर सिस्टम हो गया, तो हमारा तो पूरे साल के होता था। और इसके अलावा कहाँ तब मैंने टॉप किया दोनों साल। अच्छा हाँ, दोनों मैंने फर्स्ट अपना इवनिंग मॉर्निंग कॉलेज दोनों टॉप किया डीयू में। और दोनों साल एक बार मुझे प्राइज दिया उन्होंने, हिमांशु जोशी जी ने। अच्छा। एक बार डॉक्टर नावर सिंह जी ने। हाँ अच्छा। उनसे मैंने पुरस्कार प्राप्त किया। अच्छा। और कॉलेज में जब जानकी देवी महाविद्यालय में थी, हमारी जया गुप्ता वो थी पहाड़ की, वो मुझसे रंगोली भी बनवाती थी। रंगोली पूरे कॉलेज में रंगोली बनाने का मेरा काम था। अभी हमने आपकी रंगोली देखी तो बिल्कुल ऐपन और विस्वार के साथ आपने जो है गेरू और विस्वार गेरू विस्वार की परंपरा मैंने वहाँ भी बनाई। और वहाँ से मैंने कई प्राइज भी जीते। मेरी प्रिंसिपल मैम कहती थी सभी तुम ही ले जाओगी और उनके लिए भी कुछ छोड़ोगी। तो कई दिल्ली में उत्तराखंड की संस्कृति की मतलब पूरी साख आपने बचा के रखी है वहाँ पे। हाँ जी। फिर मैंने उसके बाद जॉब मैंने शुरू करी। फिर मैंने वहाँ से जर्नलिज्म का भी कोर्स किया। मैं किसी पत्र पत्रिकाओं के लिए लिखती थी। आज तो पुराना पेपर है, उसमें मैंने कभी महिलाओं के विषय पे बहुत हाँ उस पे लिखा। पत्रकारिता को भी मैंने जम के किया, खूब मैंने धांसू पत्रकारिता की। मेरे पर जान के मारने की धमकियां भी आई, इस तरह से मैंने की है। अच्छा। किसी की परवाह नहीं करती थी, लालच देते थे लोग। आज की पत्रकारिता में बहुत बदलाव आ गया है पहले की अपेक्षा। पर मैं उन चीजों से भयभीत नहीं हुई। काफी लोगों को मैंने जेल भी पहुंचाया। बहुत इसमें मुझे आराधक से पुरस्कार भी मिला। क्या बात है, अच्छी पत्रकारिता के लिए। अच्छा। तो बल्कि एक बार मुझे लग रहा है 90s के दशक में की होगी आपने। हाँ 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 बिल्कुल तभी किया, क्योंकि 94 में मेरा एमए पूरा हुआ फिर। अच्छा। हाँ उसके बाद मतलब साथ में मैं, वो तो इवनिंग में था एमए, साथ में मैं जॉब तो करती थी। तो उसके साथ में फिर अखबारों में की दुनिया में चली गई। शादी तब हो गई थी? शादी हुई 94 में। अच्छा। और एक बार का वाकया बता दी हूँ, पतिदेव मेरे यहीं बैठे हैं। बिल्कुल, मैं उनका तारुफ भी कराना चाहूंगी। हाँ तो मैं एक घटना बता दूं।
पहले। हाँ, बिल्कुल कि बिल्कुल। क्या हुआ कि शादी नई हुई थी शादी, हाँ तो उसके बाद मेरा तो फील्ड ही वैसा था। हाँ उसके अकॉर्डिंग मैं एक किसी उनके पत्रकारिता किन्हीं को बुलाया, मैं मतलब जैसे हमारा होता है, मैंने एक बार इनको फ़ोन किया, फ़ोन तो था नहीं, किसी पड़ोसी के घर में फ़ोन किया कि मैं यहाँ हूँ, अभी थाने में हूँ और आप चिंता मत करना, लेट हो जाएगा। अब पड़ोसी ने इनको बहुत घर, तुम्हारी पत्नी थाने में क्या कर रही है, नई नई शादी है, उसको बोलो इधर घर में रहे, क्या करती है थाने में, थाने बुला रही हो, थाने में है वो थाने लेके इनको लेके थाने पहुंच गया। ये सब लोग घबरा गए घर में हाँ, कि थाने क्यों चली गया। पुलिस का मतलब है, थाने जाने का मतलब है हमारे बिल्कुल समाज में, बताया आपको क्या लगता बिल्कुल, है। खासकर महिला। हाँ, वो पहुंच जी गई, जबकि ऐसा होता है जी। कि वे हमारी सहायता के लिए होती है पुलिस, और हम किस पर्पज से उसे देखते हैं, हम्म, है ना। जी। तो ये घबरा गए। फिर इन्होंने जब वहां आके स्थिति पे देखा, मुझे लोग छोड़ रहे हैं, कह रहे मैडम आप नहीं जाना, अगर आप जाएंगे ना तो ये सबके पैसे मार जाएगा। असल में हमने 1 महीने की जॉब नौकरी की, उन्होंने हमारे पैसे मार लिए थे। ओके ओके, तो मैंने कहा मेरा पैसा होगा, तो मुझे अलग बुला के बोले बिल्कुल। तो नहीं अधिकारों के आप लिए ले मतलब लीजिए। हमेशा लड़ने वाली आप रही हैं हाँ, शुरुआत से बिल्कुल ही। बिल्कुल, मुझे कह रहे आप ले लो पैसा, जी इनको हम नहीं, मैंने कहा नहीं मुझे मत दो, ओ इनको दे दो। जी। और कश्मीर का एक लड़का आया था बेचारा, वहां से बेघर होके यहाँ नौकरी करे हुए, ओ उसको भी तनख्वाह नहीं मिली। ओ तो उसने फिर इनको भी ये परिचित हो गए। ओके इस तरह ओके, से पत्रकारिता से फिर अब मैं आजकल एजुकेशन संस्थान में हूँ। अच्छा हाँ, अभी ओके पब्लिशिंग में मैंने, क्योंकि बच्चों को समय नहीं दे पा रही थी। ओके। कितने बच्चे हैं आपके, मेरे कितने 2 बड़े हैं? बच्चे हैं। अच्छा, हाँ। अभी स्कूलिंग वाले होंगे। हाँ, एक नहीं, एक ने तो इंजीनियरिंग कर ली है, अच्छा बड़ा है। और अच्छा, एक अभी 12th पास आउट होके ओके जापानीज सीख रहा है, डीएलएड ओके कर लिया है। ओके। और स्पोर्ट्स में है, वो थोड़ा स्प्रिंटिंग के लिए भी करता है, ओ हर्षित वाह, उसका ओ नाम है, बड़े का ओके, नाम कोविद है। क्या बात है, हाँ बड़े सुंदर ये, नाम है और आपका नाम भी बहुत सुंदर है। हाँ तो, चित्रा फ्लोरिया। और ये और हमारे मेरे साथ हस्बैंड हैं आशुतोष फ्लोरिया जी आपके, और मासी आपका गांव हुआ है ना। हाँ। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आपको बहुत इंतजार कराया। नहीं मैम की बातें सुन रहे थे। हाँ जी, मैं आशुतोष फ्लोरिया, मैं आदिग्राम फ्लोरिया मासी से बिलोंग करता हूँ। और मेरी स्कूलिंग जो है बरेली से हुई है। मेरे फादर जो है डिफेंस में थे। डिफेंस में एक डिपार्टमेंट होता है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, उसके अंदर वो एसडीओ थे जी। और मेरी स्कूली शिक्षा जो है जेआरसी जाट रेजिमेंट सेंटर बरेली से हुई है। और वहाँ से काफ़ी कुछ मैंने सीखा है और अपने गुरुजनों का आशीर्वाद मैंने प्राप्त किया था। और वहाँ मेरा जो है स्कूलिंग 5th क्लास से 8th क्लास तक बरेली में रही। उसके बाद हमारे फादर का ट्रांसफ़र लैंसडाउन में हो गया था। अच्छा वहाँ लैंसडाउन के बाद लैंसडाउन में हमने 12वीं की। उसके बाद मैं दिल्ली के अंदर भगत सिंह कॉलेज में मैंने अध्ययन किया। अच्छा वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया, बीकॉम किया। और वहाँ पे हमारे एक जानकार शिक्षक थे लीलाधर शर्मा जी, उन्होंने मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन करवाया। और वहाँ से एक्चुअल माने में मेरे को जो शिक्षा प्राप्त हुई वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही मेरे को ज्ञान प्राप्त हुआ। और कितनी मेहनत करनी है और कितना पढ़ाई में एक्चुअल माने में जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो दिल्ली यूनिवर्सिटी जी। से तो सर उसके बाद अभी ये जॉब क्या कर रहे हैं आप? मैं अभी गुरु कृपा एजुकेशन ट्रस्ट में एज ए सीनियर फाइनेंस मैनेजर हूँ। और यहाँ पे मैं इंडिपेंडेंटली इंटायर कॉलेज को हैंडल करता हूँ। ओके। तो कैसा लगता है जब चित्रा जी इतना लिखती पढ़ती हैं, किताब इनकी प्रकाशित हुई है, आप इनको वक्त हेल्प करते हैं कुछ इनकी रसोई में, बच्चों के साथ कुछ हाथ बटाते हैं कि इनको पढ़ने का थोड़ा वक्त मिल पाए? हाँ, इनका शुरू से ही काफ़ी अध्ययन में काफ़ी रुचि थी और इन्होंने काफ़ी पत्र पत्रिकाओं में काम किया हुआ है। गृह सेवा में इनका काफ़ी ये एडिटर रही थी। फिर कुछ कारणों से बच्चे वगैरह होने वाले थे तो इन्होंने वहाँ से जॉब छोड़ दी थी। और उसके बाद इन्होंने गृह लक्ष्मी ये डायमंड कॉमिक्स की एक पत्रिका आती है गृह लक्ष्मी, वहाँ पे इन्होंने एज ए एडिटर जो है ज्वाइन किया था। जी जी जी। और संघर्ष हमारा जारी था। और उसके बीच में इन्होंने काफ़ी मतलब इनकी अध्ययन की प्रवृत्ति थी और अध्ययन करते करते इन्होंने काफ़ी क्वालिफिकेशन हासिल की। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सर बहुत अच्छा लगा आपको ये बारे में जानकर। आप ज़्यादा तो मैम के बारे में ही बोलते रहे। तो चित्रा जी आप योग से कैसे जुड़ी? योग से आपने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय को क्यों चुना योग से एमए करने के लिए? हाँ मैम, असल में जैसा मेरे लगता है कि समय के अनुसार
इंसान को बदलना चाहिए। सृष्टि भी यही है कि परिवर्तन सृष्टि का नियम है, तो मैं भी यही विश्वास करती हूँ। प्रकृति के ज़्यादा करीब रहना मेरे को पसंद है, लोगों के साथ मिलना बहुत पसंद है। तो हुआ ये कि जैसे मैंने पहली जो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करी लिटरेचर में करी, उसके बाद फिर मैंने उसको अध्ययन को रोका नहीं, फिर मैंने मास कॉम में करी, क्योंकि मैं लिखने पढ़ने अखबारों की दुनिया में चली गई थी। तो उसके बाद मैंने सोचा मास कॉम कर लेते हैं, फिर मास कॉम में मैंने अच्छे अंक प्राप्त किए। उसके बाद मुझे लगा कि असल में कि जो आज का जो टाइम है, बीमारियां बहुत है, हम जब भी कुछ होता है हम अपने काम खुद नहीं कर सकते। जैसे मुझे लगता है हम अपने परिवार की रक्षा तो खुद कर सकते हैं, अगर हमें कुछ चीजें पता हों और हम करना चाहें तो घर में ही उपचार कर सकते हैं, हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। अगर और खास कर अगर एक महिला अगर घर की पढ़ी लिखी है और उसको नॉलेज है, वो पूरे परिवार को अपने अनुसार झाड़ सकते हैं। अगर एक महिला आलसी है तो उसका पूरा परिवार आप देखेंगे, पूरा उसका लक्षण उनके बच्चों में, भारतीय समाज में सारा दारोमदार उन्हीं पे के ऊपर ही होता है। अच्छी पेरेंटिंग है, बिल्कुल सभी कुछ। और मैं मानती हूँ महिलाएं बहुत अच्छा कर सकती हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं कि मेरे पति यहाँ बैठे हैं, पर महिलाओं में जो इतनी शक्ति ईश्वर ने भरी है कि 2 गुना 3 गुना हर मोर्चे पे, घर का मोर्चा, प्रोफेशनलिज्म पर देखेंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे ये महिला कुछ करती भी होगी घर में। अगर घर में जाके देखते हैं तो घर में पता नहीं लगता ये महिला यहाँ भी घर में बाहर ऐसी होगी। सामाजिक क्षेत्र में देखेंगे उस महिला को तो लगता है कि ये ऐसी भी होगी, लेकिन नहीं। तो वो हर इतनी क्षमताएं ईश्वर ने दे दी हैं, तो वो करती है, उसे कोई कहता नहीं है। सबसे पहले उठती है, सबसे बाद में सोती है। तो महिलाओं का जो जीवन है तो मुझे आप भी इन तमाम सारे डायमेंशन से जिंदगी को जी रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हर क्षेत्र पे आपने अपना परचम लहराया है, तो हम सबको गर्व है। हमारी एक पहाड़ी महिला इस तरह से दिल्ली में बहुत अच्छा कर रही है। तो मुझे योग के लिए लगा कि बीमार होते रहते हैं लोग, हर बार डॉक्टर में भागते हैं। अगर हम अपना इतना पैसा बचा रहे हैं, वो भी फायदा है, वो भी इकोनॉमिकली हम आपको हेल्प कर, अपने परिवार को हेल्प कर रहे हैं। तो मुझे सर्वाइकल की दिक्कत हो गई थी एक्चुअली में, थोड़ी सी, क्योंकि मैंने किताब लिखने में ज्यादा ही अपनी मेहनत कर दी, दिन रात एक कर दिया। 6 साल लगे मुझे इस पुस्तक को लिखने, करीब 500 प्रश्नों की पुस्तक है। इसमें उत्तराखंड की संस्कृति से लेकर और वहाँ के रीति रिवाज और परिधान या वहाँ की समस्याएं, वहाँ का पलायन, वहाँ सब कुछ से लेके मैंने बहुत कुछ जो कर सकती थी, मतलब मैंने करी। अभी मैं चाहूंगी कि इसमें फीडबैक आए, मैं उसको तो इसमें ऐसी चीजें भी हैं कि आंकड़े जो आउटडेटेड हो जाए किताब, अब तो या फिर आउटडेटेड तो अब आते हुए आ जाएंगे, जब तक वो तब तक वो तो उनके करेक्शन के साथ फिर आप उनको अपडेट करेंगे। वो जब पब्लिशर एनबीटी करेंगे, उनको नया एडिशन निकालने की आवश्यकता। तो आप चाहते हैं कि कल के दीक्षांत समारोह में आप मुख्यमंत्री जी को ये किताब भेंट करें? अवसर मिले तो करूंगी, बिल्कुल जरूर आप करिएगा। हमारे मुख्यमंत्री जी को भी गर्व महसूस होगा। तभी मैं योग के क्षेत्र में जुड़ गई। फिर मैंने सोचा कि मेरे पतंजलि से जुड़ी पहले, तो वहाँ उसमें क्लासेस चलती हैं पार्क में, जैसे वो लगा था जस्ट एक लगाते हैं कैंप लगा, 2-3 दिन का लगा, तो उन्होंने 10 दिन का कर दिया उसे। फिर उन्होंने कहा अब हम तो यहाँ पे कराएंगे नहीं, तो सबने मुझे खड़ा कर दिया, मैम आप बहुत अच्छा कराते हो, करते हो, हमें भी करा दो। फिर मैंने वो शुरू हो गई, मेरी योग क्लास शुरू हो गई वहीं से। तो फिर उन्होंने कहा आप योग शिक्षक का फॉर्म भर लीजिए। फिर मैंने योग शिक्षक का फॉर्म भर लिया पतंजलि से, फिर मेरा वो भी पास कर लिया दिल्ली लेवल पे। फिर ने कहा आप हरिद्वार वाला भी भर दीजिए, मैं हरिद्वार वाला भी कर लिया। फिर वो हो गया, तो फिर फ्री योग कक्षाएं मैंने शुरू कर दी। मैंने कहा जब मुझे इतना लाभ हो सकता है, मेरी जैसी ऐसी बहनें, इतने भाई हैं, उनको मतलब जिनको पता ही नहीं है कि हमें हमारे घर की रसोई में कितनी सारी चीजें हैं। तो सर्वाइकल का आपकी दिक्कत पूरी खत्म कर ली मैंने। अच्छा, हाँ, एक्सरसाइज लगा उसको हो गया 1 साल 1.5 साल में लगभग खत्म हो गया। क्योंकि मैं फिजियोथेरेपी कराने जाती थी, उसको 300-400 रुपए ले लेता था थोड़ी देर, थोड़ा उसने गर्म सेक किया, थोड़ा उसने मशीन से हिला दिया, हो गया काम। और उसमें फिर अगले दिन फिर वैसी प्रॉब्लम होती थी। और जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेगा, असल में महिलाओं के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो अपने लिए टाइम नहीं निकालते। और हम सबकी दिक्कत है ये, हम अपने लिए वक्त नहीं निकालते। तो सबकी, मैं तो ये चाहूंगी कि अगर मेरी ये बात सरकार तक जाए, जो सुन रही हैं या बहनों तक जाए, जहाँ तक भी ये बात जाए, मैं कहती हूँ कि जो हेल्थ का जो मामला है उसको बचपन से ही उसके लिए जागरूक होना चाहिए। उनकी उस पर एक सब्जेक्ट लगाना चाहिए, चाहे किसी भी फील्ड का, चाहे आर्ट का है, साइंस का है। साइंस वाले तो पढ़ लेते हैं, जैसे हम देखते हैं ना रानीखेत में आर्मी वाले सुबह सुबह रेस लगाते हैं, वो सबके लिए मेरे मन में भी ख्याल आया कि सिविलियंस के लिए भी ये मैंडेटरी होना चाहिए। अगर ये मैंडेटरी होगा तो हमें ना डॉक्टर्स की जरूरत होगी, ना हॉस्पिटल्स की जरूरत होगी। हल्द्वानी में जो पूरा इतना रस, सारे बीमार लोग यहीं हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलती। बिल्कुल, अभी बताइए ना, इतनी लाइन लगाई। अब जिसको मान लो बुनियाद पर काम करना बहुत जरूरी है। तो चित्रा जी, हमें बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पे आई,
गोल्ड मेडल लेने के लिए। कला तो गोल्ड मेडल हाँ। आपको मिला है, आपको और हम इसलिए सबकी तरफ से उत्तराखंड फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप फिर से किसी और विषय पर यहाँ से एमए जरूर करें। नहीं, मैं चाहूंगी मैम किसी हेल्थ से मैं जुड़ूं। अब मैंने ये फाइनली इसलिए लिया कि नया विषय ना चुनूं, क्योंकि मैंने ये सब मिलते जुलते हैं। लिटरेचर तो मेरी प्रकृति है, अंदर से मेरा निकलता है। लिखने का मुझे शौक है जी, तो जर्नलिस्ट भी आप हैं। हाँ, और लिखने का शौक था तो लोगों की आवाज उठाने का था, पत्रकारिता के माध्यम से मैंने उठाया। अब लोगों से जुड़ने का है, योग है जोड़ने का। वो योग का मतलब है जोड़ना एक दूसरे से। तो जोड़ने, तो मैं लोगों से जुड़ी हूँ। मेरे जो लोग हैं इतने, जब लॉकडाउन हुआ था मैंने करीब 80 से 90 लोगों को मैं ऑनलाइन फ्री क्लास देती थी, जो बिल्कुल डिप्रेस हो चुके थे, जिनके प्रॉब्लम थी, जो उनको मैंने डीप ब्रीदिंग प्राणायाम जो वो कर सकते थे उनको उनको करवाया। और बहुत अच्छा लगा कि मैं कुछ कर पा रही हूँ। जीवन जो है खाली खाने पीने और सोने और मरने का काम नहीं है। आए हैं कुछ करके जाएंगे, है ना, कुछ करके जाएंगे। डरना नहीं है, मौत ने तो एक दिन आना है, मौत से डरना ही नहीं है। क्या हम हर रोज रात को नींद में सोते हैं, हर रोज नींद में मौत ही है। क्या पता हमारी कल आंखें खुले नहीं खुले, लेकिन आज हमारा आखिरी दिन है। अगर हम ये सोच के कार्य करें तो हम बहुत अच्छा करेंगे, सबसे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। तो हमें हर दिन आखिरी दिन करके सोचना चाहिए और जीवन के अपने लक्ष्य ऊंचे रखने चाहिए। जो आज है कल देखा जाएगा। अब कल के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, किसी भी चीज के लिए, किसी भी संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए। कभी निराश नहीं होना चाहिए। हमेशा निराश परिस्थितियों में हमें अपना कार्य करते रहना चाहिए। गीता में लिखा है ना, कर्मण्येव अधिकारस्ते जी जी। तो हमें बहुत अच्छा लगा चित्रा जी आपसे मिलके। आप रेडियो परिवार का सदस्य बने, आप हमारे साथ जुड़े हमेशा के लिए, हम ऐसा चाहेंगे। मुझे भी बहुत आप प्रवासियों की आवाज बने हमारे रेडियो के लिए। मैं भी बहुत, मुझे आप बहुत दिल्ली में हैं, प्रवासियों के कार्यक्रम की रिपोर्टिंग आप हमें भेज सकते हैं। वहाँ से कुछ न कुछ कार्यक्रम आप हमें भेजते रहिएगा। मुझे खुशी होगी, बहुत प्रसन्नता होगी। और आप बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, जैसा मुझे लगता है। मुझे जो महिलाएं अच्छे पद पर मिलती हैं या कोई भी कार्य कर रही होती हैं, मुझे बहुत गर्व का अनुभव होता है। यहाँ तक मेरा जो अंदर से आता है, जो महिला सब्जी भी बेचती है, मैं कोशिश करती हूँ उससे खरीदूं, क्योंकि वो उसके पीछे का जो मुझे सारा इतिहास उसको दिखाई देता, मुझे दिखता है सारा। किसी महिला को देखने से विजुअलाइज होता है पूरा। हाँ, पूरा मैं देख लेती हूँ, क्योंकि मैं करती हूँ। मैं घर, एक कवि की यही पहचान है। हाँ जी, है ना, एक कवि जो है बहुत आगे की सोचता है और उसी संवेदना के उसी स्तर पे भी होता है। तो चित्रा जी, आशुतोष जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ आए थे और हमसे इतनी बातें की, इतना वक्त अपना कीमती हमारे साथ साझा किया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, और आपका कार्यक्रम ऐसा चलता रहे, इसकी शुभकामनाओं के साथ। जी, तो दोस्तों आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर ये बातचीत, चित्रा फ्लोरिया जी का व्यक्तित्व आपको पसंद आया हो तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से हमें इंतजार रहेगा। जैसा कि हम बताते हैं कि हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है, एक कम्युनिटी रेडियो है, जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए आप इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। हेलो हल्द्वानी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है। आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से हमें इंतजार रहेगा। इसी के साथ अपने रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।